नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। चलिए भारतीय इतिहास के प्रश्नों को फटाफट रिवाइज करते हैं। हम सेलेक्टेड और परीक्षा में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 प्रश्नों को करा रहे हैं, तो आप इस वीडियो से अपना रिवाइज ज़रूर करिए और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले इतिहास के 2 वीडियो बना दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों को भी ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? इनका नाम गोविंद तृतीय थे। ठीक है, ये दक्षिण भारत की तरफ से कुछ क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रकूट राजा जो थे वो प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक प्रतिहार वंश के शासक किसको पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, तो किसने किया? वो थे गोविंद तृतीय, जो कि प्रतिहार वंश के थे। गोविंद तृतीय प्रतिहार वंश के थे, उन्होंने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अच्छे से याद कर लीजिए। आगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। बहुत बारी एग्जाम में प्रश्न बना है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। आगे, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासक काल में हुआ? वो राष्ट्रकूट शासन काल में। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने। ये प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो आप एक भी स्किप नहीं करिएगा। क्या कह रहा है? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। आगे, वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की। ठीक है, वतापी के राजा जयसिंह। ध्यान रखिएगा, अलग अलग चालुक्य वंश थे। ठीक है, ये वतापी का चालुक्य वंश है, इससे पहले कल्याणी के, तो कल्याण तैलप द्वितीय। ठीक है, और वतापी के राजा जयसिंह। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो ये चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, कौन कौन? पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय, विजयादित्य, कीर्तिवर्मन। कौन से वंश के? चालुक्य वंश के। चालुक्य 2 वंश है ना, एक वतापी एक तैलप, तो ये चालुक्य के वतापी वंश के थे। और ये विक्रमादित्य कौन था? तो ये विक्रमादित्य राजा हुए ना हमारे, जो जिसका प्रांत अब वहाँ सऊदी अरब से लेकर चीन तक फैला हुआ था उसका राज्य। तो ये बहुत ही महान राजा हुए। इन्हीं के समय से वो 57 विक्रम संवत चलता है ना, जिनका लोग नेपाल में इसी से कैलेंडर माना जाता है, मतलब समय का। हम लोग शक संवत मानते हैं 78 से, नेपाल में इसकी मान्यता है 57 विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रमादित्य उस समय के राजा थे। आगे, बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। ये भी चालुक्य वंश है। ये कौन सा है? ये बेगी है। बेगी के चालुक्य वंश, विष्णुवर्धन। देखिए 3 चालुक्य वंश हो गए ना, एक तालव्य, वतापी, बेगी। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह लिख लीजिएगा कि बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। तालव्य के संस्थापक मैंने पढ़ा है ना, तालव्य के हो गए तैलप द्वितीय। ठीक है, ये कल्याणी। तैलप द्वितीय, वतापी के राजा जयसिंह। एक जगह लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय नाम था इनका। चोल वंश के संस्थापक, यहाँ पे जा होगा, विजयालय। साथ साथ में याद करते जाएंगे और तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इनका नाम विजयालय था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर में। आगे, परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? ये सब चोल वंश के राजा थे। ठीक है, कौन सा? परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश। जहाँ प्रथम है चोल वंश। ठीक है, आगे, तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये बहुत ही फेमस मंदिर है इनका, राज प्रथम। कौन है? राजेश्वर शिव मंदिर। यहीं से पता चल जाएगा ना, से राजेश्वर शिव मंदिर राज प्रथम ने कराया। ये कहाँ पर है? तंजौर में। आगे,
चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसे शाला भोग, ठीक है, पाठशाला ऐसे याद रखिए, पाठशाला बोलते हैं ना विद्यालय को, तो वो शाला भोग, विद्यालय की रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था चोल काल में। आगे, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। आगे, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? यानी जो सोने के सिक्के चलते थे उनको हम कलंजू कहते थे। आगे, नटराज प्रतिमा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? ये चोल काल की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? ये चोल काल के। आगे, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? उन्हें अलवार कहते थे। ये प्रश्न हिंदी में भी बनता है। और चोल काल में शिव के उपासक नैननार, ठीक है, नैनार, शिव के उपासक नैनार, विष्णु के उपासक अलवार। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये तो आसान है ना, प्रश्न भी बना है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुंगेर। नेक्स्ट, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल, ये किस वंश के राजा थे? पाल वंश के। ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत बार ये प्रश्न आया है, धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, ओदंतपुरी, ये कहाँ पर था? बिहार में। तो ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। ठीक है, ओदंतपुरी जो कि बिहार में था, प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? देवपाल ने। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका फायदा होगा। आगे, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? वो थे देवपाल ने। आगे, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ये चंद्रबरदाई ने। आइए अब हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास को। तो पहला प्रश्न है मध्यकालीन से, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? किसके नेतृत्व पे अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो ये इसका रिपीट हो गया, मोहम्मद बिन कासिम थे। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। नेक्स्ट, 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की? ये कौन था? ये अल्पतगीन। गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना 932 में हुई, किसने किया? यही पूछा जाएगा, तो अल्पतगीन ने किया। नेक्स्ट, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। ठीक है, जब तुर्कों का आक्रमण हुआ पहला, तो उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। नेक्स्ट, सुबुक्तगीन कौन था? ये अल्पतगीन का दामाद था, जो इसके साथ आया था। ठीक है, इसका सेनापति था, बाद में इसने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दिया था। तो अल्पतगीन का दामाद था कौन? सुबुक्तगीन। आगे, महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। ठीक है, सुबुक्तगीन का कौन था? पुत्र। आगे, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया? तो सबसे पहले 1001 ईस्वी में। कब? 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने जयपाल पर आक्रमण किया। आगे, महमूद गजनी की पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1001 ईस्वी में। यहाँ पे होगा 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। कहाँ पर किया? सिंध में, जिसका राजा जयपाल था। ठीक है, जयपाल ने अपने आप को छुड़ाने के लिए गजनी को बहुत सारा धन दिया, और बाद में पश्चाताप के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया?
तो 17वां आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। तो यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। ठीक है, आगे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद महमूद गजनी। नेक्स्ट, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी, ये कौन थे? किसके दरबारी कवि थे? ये गजनी के। कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो ये महमूद गजनी के। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। ठीक है, ये 30 है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। आगे, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक है धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो कितने वेद होते हैं? 4 प्रकार वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? वो ऋग्वेद है। आर्यों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें ऋग्वेद को पढ़ना पड़ेगा। आगे, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और सबसे नया अथर्ववेद। आगे, मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र के सातवाहन वंश। ये कई बार प्रश्न बने हैं। ये कौन सा? सातवाहन वंश है ना, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। आगे, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, आगे, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए जो इस्लाम में है? तो खराज, खम्स, जजिया, जकात, ये चारों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा तो आपको परेशानी होगी, तो याद जरूर करिएगा। कौन सा कर लगाया उसने? खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, जजिया, जकात। आगे, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने ए खैरात नामक दान विभाग की। ठीक है, आगे, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 नहरों का निर्माण किया। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण किया? मतलब ये तो 5 नहरें, जो नहरें थी उसी को सही कराया, लेकिन कृत्रिम झीलें, जो झीलें नहीं थी, ठीक है, तो नदियों से पानी लेकर उसे भी झील में परिवर्तित किया। कौन? कितनी थी वो? 30 झीलों का, कृत्रिम झीलों का, जो कि प्राकृतिक ना हो उसे ही कृत्रिम झील बोलते हैं। आगे, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो फिरोज शाह ने अदूधा, विख, संसागानी, ये सिक्के थे। अदूधा, विख और संसागानी। आगे, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? तो मेरठ और टोपरा से मंगवाया था अशोक स्तंभ। कहाँ से मंगवाया? मेरठ और टोपरा से। और कहाँ पे स्थापित किया? फिरोज शाह कोटला में। आगे, फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फतवा ए जहांदारी, तारीखे ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। इसका मतलब जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह के समय का था। तो फतवा ए जहांदारी, तारीखे ए फिरोज शाही, फाफा से बर्नी, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थी? बहुत बार ये प्रश्न बना है। ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया गया, ऐसे याद कर लिए। निजामुद्दीन औलिया गया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। आगे, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? ये 4 जानवर है। हाथी है, घोड़ा, सांड, सिंह। ठीक है, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। हाथी किसका प्रतीक है? हमारा
बल का, है ना, मतलब कि ताकत। घोड़ा हमारा रफ्तार का, सांड हमारा ताकत का, सिंह हमारा तो ऐसे ही खूंखार होता है कि अगर कोई हमें हमला करेगा तो इस बार हम भी हमला करेंगे। क्योंकि भारतीयों के पास बहुत ही दया थी और अपनी दया के कारण ही भारतीय 200 साल तक गुलाम रहे। आगे बढ़ते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? वो अशोक थे। आगे, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया? शिलालेख दूसरे में। ठीक है, अशोक ने चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का कहाँ पर वर्णन किया? ये पड़ोसी शक्तियां थी, जैसे हम लोग के पड़ोसी होते हैं ना राज्य, उस समय ये पड़ोसी शक्तियां थी अशोक के काल में। कौन सा वंश? चोल वंश, पांड्य वंश, केरल पुत्र और सतीय पुत्र। इसका उल्लेख अशोक ने शिलालेख द्वितीय में किया। आगे, अशोक के अभिलेख में उसकी किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तो तीवर अभिलेख में। आगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि किस वंश का शासक रहा? तुगलक वंश। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई है? तो तीवर अभिलेख में। आगे, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मास्क की। ठीक है, जैसे आप याद कर लीजिएगा, मास्क कौन लगाएगा? मास्क खुद खुद लगाएंगे ना हम। आगे, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो अशोक ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? ठीक है, जैसे आज भी प्रांत है ना, तो उस समय सबसे पहले अकबर ने बांटा था। नेक्स्ट, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? तो हेमू, अकबर और हेमू के बीच हुआ। आगे, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, ये इतिहासकार मानते हैं। आगे, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि थे। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था, और ईरानी लोग आए और यहीं बस गए। पारसी लोग ने भी आक्रमण किया और यहीं बस गए। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके और भी प्रश्न आपको जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।